नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एससी जनरल क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा मैग्नेट का चैप्टर चल रहा था और आज पार्ट 6 करेंगे। आज इस चैप्टर में हम सारा का सारा जो चैप्टर है वो ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए, जो हमारा जो पॉइंट रह गए थे उसमें सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं BH कर्व। BH कर्व, इसे हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं। और हिस्टैरिसीस कर्व के अलावा इसे सैथिल्य वक्र भी कहते हैं, ये आप याद रखना। हिंदी में, प्योर हिंदी में इसे सैथिल्य वक्र। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टैरिसीस। ये हिस्टैरिसीस वर्ड कहाँ से आया? तो दोस्तों, ग्रीक भाषा जो है उसमें एक शब्द है हेस्टिरोज। हेस्टिरोज। तो इस शब्द का जो मतलब है, इस शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि पिछड़ जाना, किसी कारक से पीछे रह जाना। तो इसी वर्ड से ये हिस्टैरिसीस निकल कर आया है, क्योंकि दोस्तों हिस्टैरिसीस का जो मतलब है किसी कारक से पीछे रह जाना या फिर पिछड़ जाना। जैसे कि इंडक्टर के केस में अपने देखते हैं कि वोल्टेज जो है वो आगे निकल जाती है, परंतु करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे रह जाती है। तो सेम टू सेम वैसे ही हम इसे समझ सकते हैं हिस्टैरिसीस में। तो बात करते हैं BH कर्व की सबसे पहले, और B डैश और H डैश और H। दोस्तों, B यहाँ पर क्या है? B है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व, और H यहाँ पर है चुंबकन बल, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो H है यहाँ पर। और इसे लिख सकते हैं चुंबकन तीव्रता भी लिख सकते हैं इसे। तो देखिए, अब B और H के बीच में कर्व है, इसका मतलब अब नाम इसका हिस्टैरिसीस है। तो हिस्टैरिसीस का अर्थ क्या होता है? पीछे रह जाना, पिछड़ जाना। यानी कि इस ग्राफ के अंदर एक चीज H या फिर B पीछे रह जाएगी, इससे पिछड़ जाएगी। तो देखते हैं कौन पिछड़ता है, कौन पीछे रहता है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं जीरो से। यहाँ पर जीरो है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें अब क्या करना है कि इस H का मान बढ़ाना है, यानी कि चुंबकन बल का मान बढ़ाना है। और किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबकन बल का मान बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें बहने वाली करंट का मान बढ़ा देते हैं। देखिए, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये जो चुंबकीय पदार्थ है, इस पदार्थ में चुंबकन बल का मान हमें बढ़ाना है। अगर इस चुंबकन बल का मान बढ़ाना हो तो हमें इसमें बहने वाली धारा का मान जो है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसमें धारा का मान, बहने वाली धारा का मान अगर इसमें बढ़ाएंगे, तो अगर मैं H का मान बढ़ाऊंगा तो उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सीधी स्ट्रेट में ये लाइन जा रही है। इसका मतलब दोनों, अभी तो दोनों एक साथ जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बढ़ना बंद हो जाएगा, और उसके बाद में अपने जितना मर्जी चुंबकन बल का मान बढ़ा लें, इसमें बहने वाले करंट का मान बढ़ा लें, ये फ्लक्स घनत्व आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस अवस्था को कहते हैं क्या? संतृप्त अवस्था। संतृप्त, ये संतृप्त अवस्था। मैग्नेटिक सैचुरेशन जो अपने पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, वो टर्म्स इसीलिए इससे हमने पहले पढ़ी थी ताकि ये BH वक्र समझने में थोड़ा आसान रहे। तो ये हमारी संतृप्त अवस्था है। इस अवस्था के बाद में हम जितना मर्जी फोर्स का मान बढ़ा लें, जितना मर्जी करंट का मान बढ़ा लें, परंतु ये जो B है फ्लक्स घनत्व, ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर पदार्थ की एक सीमा होती है। उस हद तक वह चुंबकित होता है, उसके बाद वो नहीं होता। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया है। यहाँ 1 एम्पियर लिख देते हैं। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4 और 5। देखिए, हमने माना कि ये 5 एम्पियर पर ये संतृप्त हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? जब हम इसमें बहने वाली धारा का मान कम करेंगे तो इस H का मान तो कम हो जाएगा, परंतु इसमें जो फ्लक्स घनत्व है ये उतना कम नहीं होगा। ये देखिए कैसे, ये कुछ इसका रिलेशन कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, ऐसे यहाँ तक। अभी देखिए, हमने धीरे धीरे करंट का मान कम किया, कम किया, कम किया, कम किया। हमने करंट का मान किया 0, परंतु इसमें, इस पदार्थ में अभी भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ा है, यानी कि ये पदार्थ जो है अभी भी चुंबकित है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में जब हम धारा का मान, धारा की दिशा जो है विपरीत करेंगे, कुछ इस तरह से हमने की विपरीत,
और धारा का मान उल्टी दिशा में हमने बढ़ाया। तो जब धारा का मान हमने उल्टी दिशा में बढ़ाया तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। यानी कि जब हमने धारा के मान को विपरीत किया, यानी कि जब हमने धारा के मान को विपरीत किया तो ये जो फ्लक्स घनत्व है उस टाइम धारा के मान को विपरीत करने के बाद उस कुछ धारा की वैल्यू आई, उसके बाद में ये यहाँ पर अपनी जीरो वैल्यू पे आया। तो यानी कि यहाँ पर आगे कौन है, अब देखिए यहाँ पर आगे कौन है, यहाँ पर आगे है H, हमने धारा का मान बढ़ाया 2 एम्पियर, और पीछे कौन है, बाद में कौन आया, B। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि BH वक्र में पिछड़ता कौन है। हमेशा पिछड़ता जो है वो है फ्लक्स घनत्व, H हमेशा आगे चलता है और B जो है उसके पीछे पीछे चलता है। अब देखिए विपरीत दिशा में हमने 2 एम्पीयर का मान दिया है, परंतु जो फ्लक्स घनत्व है वो 2 एम्पीयर मान देने के बाद में अब जीरो अवस्था में अपनी आया है यहाँ तक। क्योंकि दोस्तों एक आपने पीछे वाली वीडियो में आपने पढ़ा होगा निग्रह बल जिसे कहते हैं। निग्रह बल क्या होता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने की जो खत्म करने के लिए जो हम बल लगाते हैं वही होता है निग्रह बल। अब हमने विपरीत दिशा में धारा का मान बढ़ाया तो अब जो इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व था अब ये यहाँ पर जीरो आया। यानी कि जब हमने धारा का मान विपरीत किया तो उसमें जो पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व पड़ा था वो खत्म हुआ है। अब इसके बाद में अगर हम धारा का मान और बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा आगे और वापस वही से अवस्था आएगी कि एक अवस्था पे जितना मर्जी अपने H का मान बढ़ा लें आगे 10 एम्पियर 15 एम्पियर कितना मर्जी बढ़ा लें, परंतु ये फ्लक्स घनत्व का जो मान है आगे नहीं बढ़ेगा। वही अवस्था सेम टू सेम यहाँ आई है और यहाँ आई है। अब ये देखिए, ये एक बात और सुन लिए कि यहाँ पर ये 5 एम्पियर पर संतृप्त हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ये 5 एम्पियर पर ही संतृप्त होगा। और फिर से हम क्या करते हैं कि विपरीत दिशा में हमने मैक्सिमम करंट प्रवाहित किया और यहाँ पर इसके बाद में कौन सी आई है, संतृप्त अवस्था मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब इसके बाद में जब हम करंट का मान वापस से कम करेंगे तो फिर से वही परिघटना होगी जो यहाँ हुई है। ये देखिए, करंट का मान तो उस चुंबकन बल का मान तो कम हो जाएगा, परंतु इसमें अभी भी अवशिष्ट चुंबकत्व का मान पड़ा है, परंतु उससे विपरीत दिशा में। तो एक बात और याद रखिए आप, इसे हम नाम देते हैं O0 पोजीशन यहाँ है, या फिर O इसे कह लीजिए A, फिर उसके बाद है B, उसके बाद है C, D और E। अब ये देखिए फ्रेंड्स, E से O तक और O से B तक ये जो दूरी है ये हमेशा आपस में समान रहेगी, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व ग्रहण करने की जो शक्ति है वो पदार्थ की समान होती है, चाहे वो नॉर्थ से साउथ दिशा में हो या साउथ से नॉर्थ दिशा में हो। तो ये जो दूरी है हमेशा आपस में समान रहेगी। और फिर से हम धारा का मान अगर उल्टा करेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे। धारा का मान जब उल्टा करेंगे तो फिर से अब धारा को निग्रह बल लगाना पड़ेगा इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व है इसे खत्म करने के लिए। तो जब धारा निग्रह बल लगाएगा तो ये कुछ इस 2 एम्पियर या फिर इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, अपने ने मानी है 2 एम्पियर 3 एम्पियर कोई भी वैल्यू हो सकती है पदार्थ की। अगर यहाँ पर 2 एम्पियर पे ये निग्रह बल काम करता है तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा। तो उसके बाद में अगर करंट का मान फिर से बढ़ाया जाए तो ये यहाँ पर संतृप्त अवस्था में आएगा, उसके बाद में ये ऐसा आएगा। तो कुल मिलाकर के इससे हम क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं कि जो B और H के बीच में जो संबंध है वो लैगिंग और लीडिंग का संबंध है। कैसे कि B जो है वो H से क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है। किससे, H से। H से पीछे रह जाता, आपको पता है कि जब हमने करंट का मान यहाँ पर 0 किया था तो B का मान कुछ ना कुछ पदार्थ में था। यहाँ पर भी देख लीजिए ऐसा ही, जब हमने करंट का मान 0 किया था तो यहाँ पर भी B का मान, फ्लक्स घनत्व का मान उस पदार्थ में पड़ा है। तो B अभी भी है और H का मान 0 है, यानी कि B पीछे चल रहा है और H आगे चल रहा है। अब एक बात और देखिए, ये जो इसका अगर इन लाइन को मैं मिला दूं तो ये जो मेरा क्षेत्र है ये कहलाता है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप
ये जो हमारा कहलाता है हिस्टैरिसीस लूप। अब देखिए दोस्तों, जिन पदार्थों का हिस्टैरिसीस लूप पतला व छोटा होता है उन पदार्थों से हम क्या बनाते हैं, अस्थायी मैग्नेट। अस्थायी मैग्नेट के लिए ये दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, किसी भी तरह क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। तो जिन पदार्थों का ये जो हिस्टैरिसीस लूप है, जिन पदार्थों का हिस्टैरिसीस लूप पतला होता है और छोटा होता है उन पदार्थों से हम क्या बनाते हैं, अस्थायी मैग्नेट। क्योंकि दोस्तों जिन पदार्थों का हिस्टैरिसीस लूप पतला होगा उन पदार्थों में अवशिष्ट चुंबकत्व भी कम होगा, और अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए जो निग्रह बल है, ये जो निग्रह बल है ये भी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वाटेज भी कम खपत होगी हमारी। तो इसलिए अस्थायी मैग्नेट बनाने के लिए जो ये लूप है ये पतला होना चाहिए। ये लिख देता हूं, अस्थायी के लिए, अस्थायी चुंबक के लिए हिस्टैरिसीस लूप छोटा व पतला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें बनाना है स्थायी मैग्नेट, तो स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए ये जो लूप है हिस्टैरिसीस लूप, इसका आकार बड़ा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, तभी हम स्थायी मैग्नेट बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्थायी मैग्नेट में क्या होता है कि ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व है इसका मान बहुत ज्यादा होता है और यहां भी बहुत ज्यादा होता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का मान जब ज्यादा होगा तभी वो चुंबकत्व ग्रहण करेगी और तभी वो स्थायी मैग्नेट का निर्माण होगा। तो ये था दोस्तों बीएच वक्र के बारे में, जिसे हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं, और हिंदी में इसे शैथिल्य वक्र, शैथिल्य। दोस्तों कई बार लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लैंग्वेज में आप कंफ्यूज मत होइए, तीनों एक ही चीज है, शैथिल्य वक्र। ये था बीएच वक्र के बारे में। और अब आगे हम करते हैं फैराडेस के लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, उसके बाद में सेकंड लॉ। तो चलिए अब फैराडे के नियम को पढ़ते हैं। फैराडेस लॉ दोस्तों, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संबंधित दो नियम दिए थे, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। पहला नियम, अब देखिए ये जो नियम है ये क्या कहता है कि किसी चालक में से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा में अगर परिवर्तन हो तो वो चालक, उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको समझाता हूं। इसकी पहले डेफिनेशन सुन लो कि किसी चालक में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन हो तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है। एक ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब देखिए कैसे, ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, एन सिरा और एस सिरा, और ये इसकी फ्लक्स रेखाएं हैं कुछ इस तरह से। अब ये देखिए, ये जो फ्लक्स रेखाएं हैं ये इस चालक में से होकर गुजर रही है ना। और फैराडे का पहला नियम क्या कहता है कि किसी चालक में से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन हो तो इस चालक में क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये धारा की दिशा बताने के लिए है। अगर इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा तो ये जो इसकी जो सुई है, निरल जो है वो बीच में रहती है, वो विक्षेप करेगी इधर या फिर इधर। तो अब ये देखिए मैग्नेट जो है इसके पास पड़ी है और फ्लक्स रेखाएं इसको काट रही है। अब क्या दोस्तों, ये जो फ्लक्स रेखाएं इसको काट रही है, इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है? तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिक्स पड़ी है, ये कुंडली भी फिक्स पड़ी है और ये भी फिक्स पड़ी है। तो इसका मतलब इसके फ्लक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न भी नहीं होगा। जब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो ईएमएफ उत्पन्न भी नहीं होगा। परंतु देखिए दोस्तों, जब इस मैग्नेट को मैं इसके पास लेके जाऊंगा या फिर इससे दूर लेके जाऊंगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्योंकि दोस्तों अब ये जो फ्लक्स रेखाएं हैं इसको कुछ इस तरह काट रही है। अगर मैं इसको थोड़ा पास लेके जाऊंगा तो बहुत सारी फ्लक्स रेखाएं इसको काटने लग जाएगी। तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो उस फ्लक्स के परिवर्तन के कारण इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं, और उसको वोल्टेज में मापते हैं। यानी कि अगर इस मैग्नेट को इसके सापेक्ष में गति करूं, इसको इससे दूर लेके जाऊं तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
क्योंकि दूर लेके जाने से फ्लक्स के मान में कमी आएगी, कमी आने से मतलब है भी परिवर्तन हुआ, और उसको पास लेके आऊँगा तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फैराडे का नियम यही कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन होना जरूरी है। तो अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो यही जो नियम था ये था फर्स्ट लॉ कि कोई चालक में से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उस कुंडली में या फिर कॉइल में या फिर चालक में, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही फैराडे का नियम था। ये इसका फर्स्ट लॉ है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड लॉ के बारे में। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लीजिए। तो हम बढ़ते हैं सेकंड लॉ के बारे में। ये फर्स्ट लॉ बिल्कुल आसान सा है, और अब हम बढ़ते हैं सेकंड लॉ के बारे में। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि जो इस कुंडली में जो ईएमएफ पैदा हुआ है वो इसके फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि किसी धारावाही चालक में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो उसमें फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब देखिए कैसे फ्लक्स में परिवर्तन। सबसे पहले अपने देखना फ्लक्स में परिवर्तन। तो सबसे पहले अपने मानते हैं ये यहाँ पर φ2 और यहाँ φ1, क्योंकि हम मैग्नेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको खिसका रहे हैं। तो फ्लक्स में परिवर्तन φ2 से φ2 और φ1 के बीच में फ्लक्स में परिवर्तन है। और फ्लक्स में परिवर्तन की दर, अब दर जहाँ आ जाती है ना वहाँ अपने क्या टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम, समय के सापेक्ष हम लिखते हैं दर, जहाँ स्पीड आ जाती है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती ये जो है ये है ईएमएफ। अब इसे देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला है उसे देखिए। ई समानुपाती इंड्यूस ईएमएफ समानुपाती फ्लक्स में परिवर्तन φ2 माइनस φ1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो इतना परिवर्तन हुआ फ्लक्स के अंदर। उसके बाद में टाइम t2 माइनस t1, क्योंकि यहाँ कुछ टाइम था और यहाँ कुछ टाइम था, इसमें लगा समय। तो ये जो है यही है फैराडे का सेकंड लॉ। अभी देखिए इसमें और थोड़ा सा इसे सोल्व करते हैं। अब देखिए कि जब हम इस समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ एक स्थिरांक आएगा, इसे कहते हैं n। यहाँ पर क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है स्पीड। इसकी जो स्पीड है मूव करवाने की वो n यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद में φ2 माइनस φ1। अब किसी कारक में अगर हमें परिवर्तन दिखाना हो तो हम क्या लिखते हैं? डी फाई। अब समय भी परिवर्तन है तो डी फाई अपॉन में डी टी। तो कुल मिला के ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये है सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड नियम, द्वितीय नियम। यही था कि उत्पन्न होने वाला इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब देखिए दोस्तों कि इस नियम में कई बार यहाँ पर माइनस का निशान होता है। ये है तो नियम फैराडे का सेकंड लॉ, परंतु माइनस के निशान होने के कारण ये लेंज के नियम को शो करता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे लेंज का नियम क्या है। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि ये जो माइनस का अगर निशान लगा हो, लेंज का नियम, अगर इस फॉर्मूले अगर माइनस का चिन्ह लगा हो तो ये लेंज के नियम को शो करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये था हमारा फैराडे का सेकंड लॉ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब हम करते हैं लेंज का नियम। दोस्तों लेंज ने कोई अपना अलग से नियम नहीं दिया, परंतु लेंज ने जो फैराडे का सेकंड लॉ था इसी को संशोधित किया, इसी को थोड़ा सुधारा, उसमें कुछ बातें बताई इन्होंने। तो देखते हैं लेंज लॉ।
लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है कि वापस वही से डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। लेंज का नियम क्या कहता है कि यहाँ S और यहाँ L लेते हैं। अभी देखिए लेंज का नियम क्या कहता है कि इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसमें ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, इस कुंडली में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसमें होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो यही हमारा लेंज का नियम कहता है। इसलिए वहां पर हमने माइनस का निशान लगाया था कि ये जो ईएमएफ है किससे पैदा हुआ। ईएमएफ जो था वो फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा था, जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था उसी के कारण ये ईएमएफ पैदा हुआ। और ये जो ईएमएफ है ये फ्लक्स में परिवर्तन का ही विरोध कर रहा है, यानी कि जिस से ये उत्पन्न हुआ है उसी का ये विरोध करता है। तो ये था हमारा लेंज का नियम, लेंज लॉ। तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊं, इस कुंडली के पास लेकर आऊं, तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, आप सभी को पता है। और ये इंड्यूस ईएमएफ है जो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन जो हो रहा है इसका विरोध करेगा। अब विरोध करने के लिए यहाँ पर ये एन सिरा है और विरोध करने के लिए इसे इसके विपरीत पोल बनाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको एन बनाना पड़ेगा, तभी इसके पास लेके जाऊंगा, तभी ये विरोध कर पाएगा उस फ्लक्स का। यानी कि अगर मैं इसको इसके पास लेकर जाऊं तो विरोध करने के लिए ये कुंडली अपना एक खुद का पोल बनाती है, वो की है एन प्रवृत्ति का। और एन आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो इसी कारण ये इसमें विरोध करेगा। तो अब अगर मैं इसको मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो भी दूर ले जाने का भी ये विरोध करेगा। अब जब ये दूर ले जाने का विरोध करेगा तो यहां पर ये पोल जो बनाएगा वो बनाएगा एस। जब ये एस पोल बनाएगा, जब मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दूर नहीं ले जाने देगा। तो यही था हमारा लेंज का नियम। अब दोस्तों देखिए, इस नियम के कारण क्या है कि हम किसी चालक में धारा की दिशा को बता सकते हैं कि जो धारा की दिशा है वो कैसे बहती है। अब ये देखिए, मान लीजिए मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आया, तो यहाँ पर जो मेरा पोल बनेगा वो बनेगा एन सिरा, नॉर्थ सिरा यहाँ पर बनेगा। अब नॉर्थ सिरा यहाँ पर है तो यहाँ पर साउथ सिरा है। अब ये एक कुंडली है और कुंडली में जब हम धारा ज्ञात करते हैं तो एक हेलिक्स का नियम है, दाएं हाथ का नियम या फिर दाएं अंगूठे का नियम जिसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर मैं इसे देखूंगा तो ये जो मेरा अंगूठा है, अगर मैं इस कुंडली को ऐसे पकड़ूं तो ये मेरा अंगूठा जो है वो नॉर्थ पोल को शो करेगा। अगर ये अंगूठा नॉर्थ पोल को शो कर रहा है तो मेरी उंगलियां जो है वो कुछ इस तरह से घूम रही है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जब घूम रही है तो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज जब घूम रही है तो ये कुछ इस तरह घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह घूम रही है, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो हुई और यहाँ से जाती हुई यहाँ पर आई। तो करंट की दिशा हमें पता लगी कि यहाँ से लेके यहाँ जो करंट की दिशा है वो है। तो यानी कि लेंज के नियम से हम किसी कुंडली में करंट की दिशा भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेंज का नियम। इससे पहले हमने किया फैराडे का नियम। फैराडे का नियम एक बार लिख देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। जो फैराडे का जो नियम है, इंड्यूस जो ईएमएफ है वो एन डी फाई अपॉन में डी टी। और बाई चांस अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो तो ये शो करता है किसके, लेंज के नियम को, यानी कि जो प्रेरित ईएमएफ है उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। तो ये था लेंज का नियम। उसके बाद में हमारे दो तीन टर्म्स रह गई है, फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट। इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, इसे दोस्तों लोहे चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। फेरो, क्योंकि फेरो का नाम जो है फेरस से आया है। वो फेरस का जो मतलब होता है वो है लोहा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ये होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकित हो जाते हैं और चुंबक बल रेखाओं को लो रिलैक्टेंस पाथ प्रदान करते हैं। तो ये जो हमारे पदार्थ है जितने भी वो हमारे कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो
इनमें जो पदार्थ आते हैं वो हैं जितने भी लोहा मिश्र धातु है, जैसे कि फौलाद, फौलाद इसके अंदर आता है, लोहा, कार्बन स्टील, इस्पात जिसे कहते हैं, इस्पात। तो सारे के सारे लोहा मटेरियल जो चुंबक के प्रभाव में आने पर चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, तो वो सारे के सारे मटेरियल्स हमारे आते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। इसे हिंदी में पैरा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इनकी जो चुंबकशीलता है वो होती है 1000 से अधिक। इनकी जो चुंबकशीलता है वो 1000 से अधिक होती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो चुंबकशीलता है, परमिबिलिटी है, वो कितनी होती है? वो होती है 1000 से अधिक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने पैरामैग्नेटिक पदार्थ। तो पैरा चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय मार्ग में रखने पर वो खुद चुंबकित नहीं होते, परंतु चुंबकीय जो फील्ड रेखाएं हैं, चुंबकीय फील्ड रेखाओं को रास्ता प्रदान करते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरा चुंबकीय पदार्थ। ये जो पदार्थ है खुद चुंबकित नहीं होते, खुद चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेंगे, परंतु ये चुंबक की रेखाओं को रास्ता प्रदान करेंगे। तो ये जो पदार्थ है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो पदार्थ हैं वो जैसे कि तांबा इसके अंदर आता है, एल्यूमिनियम भी इसी श्रेणी में आता है, और उसके बाद में जो है प्लेटिनम, और वायु भी इसी के अंतर्गत आता है, वायु। तो ये जो पदार्थ है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, और इनकी जो चुंबकशीलता का मान है वो 1 से क्या होता है? अधिक। 1 से अधिक क्या होता है? चुंबकशीलता का इनका मान, और इनका मान 1000 से अधिक। और देखिए दोस्तों, 1000 से अधिक चुंबकशीलता का मान होने के कारण ही इन्हीं पदार्थों से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की मैग्नेट का निर्माण किया जाता है। स्थायी और अस्थायी, इसमें दोस्तों कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि स्थायी इससे फेरोमैग्नेट से और अस्थायी पैरामैग्नेट से। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की मैग्नेट जो है वो फेरोमैग्नेट से बनाई जाती है। इसे लिख देता हूँ, स्थायी और अस्थायी जो चुंबक है वो दोनों प्रकार की चुंबक इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाई जाती है। और यह है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसके अंदर तांबा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, वायु, ये जो पदार्थ हैं ये खुद चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेंगे, परंतु चुंबकीय रेखाओं को पथ प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो पदार्थ है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद में है डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स। डाया चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों ये पदार्थ ऐसे हैं कि इन्हें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ना तो ये चुंबक बनेंगे और ना ही ये चुंबकीय रेखाओं को पथ प्रदान करेंगे, बल्कि ये चुंबक की जो रेखाएं हैं उन्हें कम अवश्य कर देंगे। उन रेखाओं को ये कम कर देंगे, उन्हें पथ प्रदान नहीं करेंगे, अपने से अंदर से गुजरने नहीं देंगे ये पदार्थ। तो ये पदार्थ जो है हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में अंतर्गत आते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पदार्थ हैं वो आते हैं एंटीमनी, बिस्मिथ, जल इत्यादि। और क्वेश्चन अगर पूछ ले कि इनकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो इनकी जो चुंबकशीलता है वो चुंबक म्यू बराबर इकाई से कम। इसका क्या होता है? 1 से अधिक, यानी इकाई से अधिक, या फिर इकाई भी बोल सकते हैं, इकाई से अधिक। और इसका मान क्या है? इकाई से कम, और इसका 1000 से अधिक। ये जो हमारे तीनों मटेरियल से थे ये बचे हुए थे, ये हमने इस चैप्टर में कर लिए हैं। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है।
और इस चैप्टर में अगर कुछ रह गया, कुछ पॉइंट अगर रह गए हैं तो मैं आगे वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, परंतु इससे आगे वाली जो वीडियो आएगी वो है इसके क्वेश्चन आंसर की, जो इसके इस लेसन में से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनते हैं, उनकी वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो बाकी इसमें जो भी आपका मैटर जो छूटा है, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जो छूटा होगा, फिर भी मैं अच्छे से देख लूँगा। अगर कोई भी इसमें अगर टॉपिक कोई छोटी मोटी बात जो है वो अगर रह गई है तो अलग से इसकी वीडियो भी अपने बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद ही हम डीसी मशीन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी।